हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसकी तरफ से जो वैकेंसी आई है। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर कितनी आई, 62 वैकेंसीज हैं। तो देखिए फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, और फर्स्ट पेपर किस तरीके से आएगा और सेकेंड पेपर किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितना समय रहेगा, क्या एज रहेगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर कि राजस्थान पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, जो इकोनॉमिक्स में 62 वैकेंसीज आई हैं, उसके लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा। देखिए सिलेबस रहेगा आपका 3 लेवल पर। एक आपका रहेगा 11th-12th का जो सिलेबस है, वहाँ से आपके कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपने बीए की है, जो ग्रेजुएशन की है उस लेवल का, फिर उसके बाद जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है यानी कि जो आपने पीजी की है उस लेवल का, तो कितने कितने मार्क्स का ये आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 11th-12th का है, यहाँ से आपके 55 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से भी आपके 55 क्वेश्चन आएंगे, और जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होते हैं, पेडागोजी, टीचर लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित 30 क्वेश्चन वो आएंगे। तो मिलाकर कुल मिलाकर जो सब्जेक्ट कंसर्न है आपका ये रहने वाला है 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन का रहेगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि 300, यानी कि एक क्वेश्चन जब 2 मार्क्स का रहेगा तो ये कितने का होगा, यानी कि 300 का ये एग्जाम होगा। और इस एग्जाम को करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे। और इससे पहले वाला फर्स्ट जो पेपर होता है उसके लिए आपको मिलता है 1.5 घंटा। तो आप, और इस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0.3 या 1/3। तो यहाँ पर आपको क्या है, मतलब जो भी आप एग्जाम करोगे एक तरीके से, और ये कैसा रिटन तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। लेकिन केयरफुली आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन गलत करते जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग के कारण से आपके मार्क्स जो है वो कटते चले जाएंगे। अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो स्टार्टिंग में सीनियर सेकेंडरी लेवल से जो आएंगे 11th-12th से क्या क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो भी डेफिनेशन आप स्टार्टिंग का जो चैप्टर पढ़ते हो कि किसने, मार्शल ने क्या बोला, जॉन रॉबिन्सन ने क्या बोला, स्कार्सिटी की डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने इसके बारे में क्या है, मतलब ये इस तरीके की जो डेफिनेशन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम्स चॉइस, कि जो आप देखोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करा है उसके बारे वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये जो एक तरीके से जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसकी मैंने डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो किस तरीके से आप ड्राइव करोगे, तो सारी चीज़ें आपको पता कि जो डिमांड होती है वो क्या होती है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो रिसोर्स होते हैं स्कार्स होते हैं। इनकी वॉन्ट्स जो है अनलिमिटेड है और रिसोर्स के यहाँ आपके स्कार्स है। तो किस तरीके से उन स्कार्स रिसोर्सेज से अनलिमिटेड जो वॉन्ट्स हैं उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इसका अगला टॉपिक इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का यहाँ पर ये मतलब है कि जो हमारी किस तरीके की इकोनॉमी होती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है और आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या फंक्शन हैं, और उसी प्रकार से जो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर सारा गवर्नमेंट क्या चलता है, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसका मतलब होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम करते हैं। और जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर क्या पूछा गया, कार्डिनल, ऑर्डिनल, डिमांड करो, और जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं। तो देखोगे यहाँ पर जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो सारी ही थ्योरी आ जाती है इसके अंदर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि उपभोक्ता किस तरीके से संतुलन में होगा। कार्डिनल, ऑर्डिनल और डिमांड और इलास्टिसिटी, ये मैंने बिल्कुल ही पूरे डिटेल में ये सारे के सारे टॉपिक अपलोड किए हुए हैं, तो आप इन वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। और इनको देखकर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप
सोल्व नहीं कर पाओ, ये मेरी गारंटी है। बल्कि उन वीडियो को देखने के बाद आप पास्ट ईयर पेपर जो है उनको देख सकते हो कि क्या यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे आगे क्या है। अब देखिए, आपने देख लिया कि इसके डिटर्मिनेंट से क्या है, एक सेकेंड देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में और डिमांड क्या होती है, डिमांड का क्या मतलब होता है, इनकी डिमांड क्या होती है, जब किसी व्यक्ति के पास दिए हुए प्राइस पर क्या है वो खरीदने के लिए तैयार हो, उसकी पॉकेट में पैसे हो और वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो और वो उसको खरीद भी ले। जब डिटर्मिनेंट्स की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है ना वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। आप सभी जानते हो जो डिमांड फंक्शन होती है प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि खुद की कमोडिटी के प्राइस के ऊपर, जो दूसरी कमोडिटी होती है उसके प्राइस के ऊपर, इनकम के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, एक्सपेक्टेशन के ऊपर, और जो एक तरीके से यानी कि प्राइस ऑफ एक्स गुड्स रिलेटिव इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो आपका डिमांड डिपेंड करता है। फिर उसके बाद है इलास्टिसिटी वाला, तो ये आपने देख लिया। अब उसके बाद है प्रोडक्शन फंक्शन, जिस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है उसी तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी पाया जाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि प्रोडक्शन किस किस का फंक्शन है, प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसी के अंदर आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखोगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर होता है, और शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि जो आपकी एक तरीके से एक फिक्स फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर के साथ आप वेरिएबल फैक्टर का यूज करते जाते हो। एक लेवल तक आपका आउटपुट बढ़ता है, उसके बाद क्या पहले इंक्रीजिंग उससे बढ़ता है, यानी कि पहले इंक्रीजिंग से बढ़ता, फिर डिक्रीजिंग से बढ़ता, फिर डिक्रीज, यही क्या होता है आपका एक आप देखोगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। अब उसके बाद देखिए रिटर्न टू स्केल की जब हम बात करते हैं, लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, फिर कॉस्ट है यानी कि मार्जिनल, शॉर्ट रन कॉस्ट कौन सी है, लॉन्ग रन कॉस्ट कौन सी, ऐसे ही रेवेन्यू के बारे में, टोटल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या, मार्जिनल रेवेन्यू, और इन सब का संबंध बताओ। ऐसे ही आप बताओगे कॉस्ट का, एमआर का, एमसी का कैसा संबंध है, एसी का एमसी के साथ क्या संबंध है, कहाँ पर कौन सी कट करती है, कहाँ पर कौन सी कट नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें आप जानोगे। उसके बाद देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जब फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर बात करते हैं, फीचर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में प्राइस का इसकी विशेषताएं बताओ, और इसके अंदर प्राइस डिटरमाइन कहाँ पर होता है, आउटपुट डिटरमाइन कहाँ पर होता है, इस चीज़ के बारे में आप जान। ये 11th-12th के बारे में बात की गई है, तो ये भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है मोनोपोली को छोड़कर, परफेक्ट कंपटीशन का। और किसी में भी देखोगे आप प्राइस और आउटपुट का डिसीजन जो आप देखोगे ना वो एमआर और एमसी से ही होता है, यानी कि आउटपुट का डिसीजन, तो ये मिलते जुलते से थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें क्या है, मैंने जो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ये बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद देखिए नेशनल इनकम का भी टॉपिक मैंने एक बहुत पहले एक पुरानी वीडियो है, वहाँ पर मैंने डिटेल तो नहीं है, लेकिन आप वहाँ से पढ़कर आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आप समझ जाओगे। इसका क्या कंसेप्ट है, इंटर रिलेशनशिप से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पर देखोगे एक तरीके से एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है, एक 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, इसके बारे में आप जानोगे कि कौन हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, ये इसको क्या देता है, ये इसको, यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। उसके बाद जीएनपी क्या है और वेलफेयर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन क्या है और वेलफेयर क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है जानोगे कि आप अगर आपकी एक तरीके से एक तो होती है एक होती है आपकी प्रति व्यक्ति आय, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, एक होती है रियल पर कैपिटा इनकम। यदि रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करती है तो आपका क्या वेलफेयर भी इंक्रीज करेगा, अगर रियल पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ती है, नॉमिनल बढ़ती है, तो सब वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। अब मनी क्या है, इसका मीनिंग बताओ, ये क्या काम करती है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इसके कौन से फंक्शन है, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स, इनके बारे में, इनके लिए मैं अभी बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आने वाली हूँ। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट बजट क्या है, इसके क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बजट जितने भी, फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये सारे पढ़ कर जाओगे आप। और इसके लिए जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे है, और जो एक तरीके से जो बजट है जो अभी आया, वो भी दोनों के दोनों आप पढ़ कर जाओगे। और वो जब पढ़ कर जाने, जैसे ही आपका एग्जाम होगा उससे पहले जो भी आपका बजट और सर्वे आया होगा।
उसके बाद देखिए आप मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसकी विशेषताएं बताओ। और अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, देखिए दो कंसेप्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक तो होता है ग्रोथ होती है, एक होता है डेवलपमेंट। जब ग्रोथ की बात करते हैं तो विकसित देशों का कंसेप्ट होता है, और जब हम विकास की बात करते हैं तो वो होता है एक तरीके से विकासशील देशों का। तो यहाँ पर ये करें कि मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग बताओ, उसको कैसे निर्धारित करेंगे, उसकी क्या विशेषताएं, और फिर डेवलपमेंट यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज की क्या विशेषता है, इसके बारे में आपको जानना है। अब उसके बाद देखिए आपने जान लिया यहाँ पर यहाँ तक। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंपोनेंट्स, ये वीडियो भी मैंने बहुत ही अच्छी डिटेल से बनाई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, क्या इसके कंपोनेंट्स है। तो ये यहाँ वहाँ से आप इसको देख सकते हो। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ये करंट के भी देख कर जाने आपको, पुराना भी। और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, अब प्लानिंग के क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या अचीवमेंट रहे हैं, क्या शॉर्ट कमी रही हैं, कमिंग्स रही हैं। अब देखिए इसके लिए जो प्लानिंग है, कब आपकी प्लानिंग स्टार्ट हुई, इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे। एक तो आप प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे इसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, और जितनी भी 1 से लेकर जो 12 तक की जितने भी आपके प्लान रहे हैं, कौन कौन से मॉडल के ऊपर वो बेस्ड हैं, और 12th 5 जो प्लान है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे। इसके साथ ही आप नीति आयोग को पढ़ कर जाओ, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया है, नीति आयोग ने। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो इसमें रहता सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, वो टॉपिक है आपका कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन क्या है, और मीडियन और मोड क्या है, यानी कि 12th लेवल पर सिर्फ यही सिलेबस आपका पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पर यहाँ चलते हैं हम। नेक्स्ट लेवल के अंदर क्या है, नेक्स्ट लेवल के अंदर है कि ग्रेजुएशन लेवल की बात की गई है। जब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, इसका मतलब क्या कि बीए के अंदर जो सिलेबस है वहाँ से क्या क्या पूछा जाना। तो आपने देख लिया कि पहले वाले में से कितने आएंगे, 55 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 110 मार्क्स का आपका 11th 12th को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो बुक्स को, तो वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। अब देखिए जब बीए के अंदर जो इन्होंने टॉपिक पूछे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि जितनी भी कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरी है उसके अंदर अंडर रिस्क और अनसर्टेनिटी वाली। अब देखिए जो सलस्ट की जो थ्योरम है, ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटिंग की डिमांड करो, कुल मिलाकर अगर आप ये देखोगे रिस्क और अनसर्टेनिटी कर लेते हो, जो वहाँ पर आपने कार्डिनल और ऑर्डिनल 11th 12th की बुक में जो पढ़ोगे, उनको अगर पूरा का पूरा आप स्टडी कर लेते हो जो पीजी की बुक्स है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ की यहाँ की सब जगह की कवर हो जाएंगी। उसके बाद कंज्यूमर एंड जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जितना आप देना चाहते हो और वास्तव में जितना आप देते हो। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, जब हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो ये डिमांड करो से हम इसको निकालते हैं, और जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की तो ये हमारा सप्लाई करो से निकलता है। तो ये सारा कंज्यूमर सरप्लस क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। जो कंज्यूमर सरप्लस की बात होती है ये होता है अबव द प्राइस लाइन और बिलो द डिमांड करो। इसका मतलब होता है कि अबव द सप्लाई करो, बिलो द डिमांड करो, और इसके मैंने फॉर्मूले के साथ इसको डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद देखिए प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इम्परफेक्ट कंपटीशन, वहाँ पर आपने क्या पढ़ लिया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। तो इम्परफेक्ट में क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, मोनोपोली, ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट के अंदर तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि कुल मिलाकर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपकी क्या क्या आ जाएंगी, यहाँ पर चाहे आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, चाहे ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सारे इसके अंदर आने वाले हैं। अब उसके बाद देखिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, यानी कि कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेवल पर हैं, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, मनी की सप्लाई होगी, सारे वेरिएबल्स हैं। कंजम्पशन हाइपोथेसिस, अब कंजम्पशन हाइपोथेसिस की बात करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप जब पढ़ते हो, अगर आपने हॉनर्स की होगी तो सिंपल बीए में तो ये थ्योरी एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन होता है, और तो होती है शायद 1-2 थ्योरी होती होगी। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ जो कंजम्पशन है वो किसका है, वो केन्स का है, वो वाला पढ़ोगे। इसके बाद पढ़ोगे आप एक तरीके से परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, और उसके बाद पढ़ोगे परमानेंट हो गया आपका, रिलेटिव हो गया, और उसके बाद जो आपकी एक तरीके से लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है। तो ये सारे हाइपोथेसिस जो है कंजम्पशन के आपने पढ़ कर जाने हैं। कौन शॉर्ट रन के बारे में बताता, कौन लॉन्ग रन के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ कर जाओगे।
उसके बाद आप स्टडी करोगे कि मल्टीप्लायर क्या है, एक्सेलरेटर क्या है। जब मल्टीप्लायर की बात करोगे तो ये किसने दिया, केज ने दिया, और इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से, थोड़ा सा चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा, ये आपका मल्टीप्लायर कहलाता है। जब एक्सेलरेटर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कंजम्पशन में चेंज होने से एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखोगे आप। उसके बाद देखिए कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, यानी कि मनी की डिमांड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो फ्रीडमैन की है, चाहे कैम्ब्रिज की है, केन्ज की, जितनी भी थ्योरी है वो सारी आप पढ़ के जाओगे। ऐसे ही क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक्स ने वो दिए हैं वो सारी पढ़ोगे। अब देखिए उसके बाद है कि इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, तो वो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इन्फ्लेशन फिलिप्स कर्व आपने देख लिया। उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, और इसको कौन होल्ड करता है, एक तरीके से गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, टैक्स आता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, तो ये सारे इसके अंदर पढ़ोगे आप। और जब एक तरीके से जब ये पॉलिसी पढ़ते हो तो आप बजट पढ़ोगे ना, तो बजट से ये क्या हो जाएगी, वहाँ दोनों को मिलाकर एक साथ ही कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको पढ़ कर जानी पड़ेगी, क्या चेंज हुआ है SLR में, CR। तो जितनी भी रेट्स होती है, चाहे वो बैंक रेट है, चाहे SLR है, बैंक रेट होगी, SLR, CRR, ये सारी ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सबको अच्छे से डिटेल में आप करके जाओगे। उसके बाद देखिए ये तो है आपका। उसके बाद आ जाएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। अब देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर, टर्म्स ऑफ ट्रेड आप पढ़ोगे, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ जाएगी आपके IT जिसको आप बोलते हो। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपने टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ना, फ्री ट्रेड क्या है, प्रोटेक्शन अगर मिल जाए तो ट्रेड की तब क्या होगा, इसकी थ्योरीज, यानी कि जो रिकार्डो की थ्योरी है कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी, जो है बर्लर की थ्योरी है, ये भी मैंने कंपैरेटिव कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अच्छे से डिटेल में बताई हुई है, तो आप इनको वहाँ से कर सकते हो। FDI क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, FPI क्या है, और कितना कौन सी कंट्री से ये इन्वेस्टमेंट आता है, सबसे ज़्यादा सीक्वेंस में लगाना पूछ सकता है। और वो पूछ सकता है आपसे कि बढ़ते क्रम में लगाओ या घटते क्रम में। WTO क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, तो इनके कौन एक तरीके से अध्यक्ष हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर जाओगे। WTO क्यों आया, किसकी जगह इसने स्थान लिया, कौन से राउंड में आया, जैसे कि उर्ग्वे राउंड आप जानते हो कि 1986 से लेकर 94 तक का जो राउंड होता है, वहाँ पर इसको किसकी जगह, गेट की जगह आया, तो इसके अंदर क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। जैसे कि इसके अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की बात की जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की जाती है, तो ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं, कहाँ इनके हेडक्वार्टर हैं, इसी प्रकार से IMF, ये दोनों किसकी UN की एजेंसी हैं या नहीं हैं, किसके साथ ये मिलकर काम करती हैं, क्या क्या इनका एक तरीके से फंक्शन है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किससे आ जाएगा एक तरीके से, डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। ये आपका, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेते हो ना, तो ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये वहाँ से भी कवर हो जाएंगे। मेजर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि HDI क्या है, PQLI क्या है, तो किस तरीके से हम डेवलपमेंट को मापते हैं, तो ये सारे के सारे HDI, PQLI, MPI, तो ये आप करके जाओगे। ये भी आपके कुछ पोर्शन रह जाएगा, नहीं तो ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही आप इसको कवर कर सकते हो। फिर है कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी इनइक्वालिटी वहाँ भी आपने पढ़ लिया 11th-12th में, तो इसको एक ही जगह से पढ़ लेना। तो ये पॉवर्टी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा, किस में सबसे कम है, तो ये सारी की सारी चीज़, कौन सी इसके लिए तेंदुलकर कमेटी आई, रंगराजन कमेटी आई, कौन कौन सी कमेटीज आई हैं, वो सारी आप पढ़ोगे। इनइक्वालिटी किस कारण से होती है और इनइक्वालिटी किस तरीके से कम की जाती है, तो सारी बातें आप पढ़ कर जाओगे। उसके बाद है कि फंक्शनल रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स एंड यूज ऑफ ग्राफ से, इनकी फंक्शनल रिलेशनशिप आपने बताने हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में आपने बताना है, कोरिलेशन के बारे में, इंडेक्स नंबर के। जो स्टैटिक्स का जो पोर्शन है ना, मैं इसको कवर करवाने वाली हूँ PDF के थ्रू, और वहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो वहाँ पर सारे के सारे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि करंट में जो इंडस्ट्री के बारे में क्या, जैसे एमईसी पढ़ोगे तो उनके बारे में आप पढ़ कर जाओगे। एग्रीकल्चर पॉलिसी है, एग्रीकल्चर के बाद ग्रीन रिवोल्यूशन है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो ये सारे आप डिटेल में अगर आप ये प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से ये वाला भी आपका और ये वाला भी, ये और पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद है, एक सेकंड रुकिए, देखिए करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये हो गया। फूड सिक्योरिटी, इनकी फूड सिक्योरिटी अभी देखो कोरोना चला हुआ था कि क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या इंतजाम किए, कौन सी स्कीम आई है, सारी देख कर जाना। अब है मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल मिनरल्स, लाइफ स्टॉक, रिसोर्स, ये सारे क्या है राजस्थान से संबंधित जो चीज़ें हैं वो पढ़ कर जानी है। अब है मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये भी राजस्थान का भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो राजस्थान की इकोनॉमी है वो सारी आपने पढ़ कर जानी। जो वहाँ का सर्वे होगा, जो बजट होगा, तो एक बार थोड़ा सा आप उसको देख लोगे। तो इसके साथ के साथ में अगर आप उसी स्टेट के हो तो देखो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप स्टेट दूसरे के हो तो आपको ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, आपको इनमें से कुछ नहीं आता मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, ये है आपका एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप देखोगे जो यहाँ पर जो मार्क्स रहेंगे आपके या जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे पीजी से आपके 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे, यानी कि 20 नंबर का यहाँ से आने वाला है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी, देखिए ये ऐसी चीज़ें होती है। पेरेटो ऑप्टिमल कहाँ पर होगा, तो आप इस तरीके से एजवर्थ वॉक से 1-2 डायग्राम कर लोगे तब ये आपका हो जाएगा। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करा होता, कहाँ पर पेरेटो ऑप्टिमलिटी होती है और कहाँ पर पेरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं होती। तो इसमें क्या है कि हम पेरेटो ऑप्टिमल कहाँ पर होगा कि यदि हम एक के लिए इंक्रीज करते तो दूसरे को कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ऐसे न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में 3-4 थ्योरीज हैं वो आपने पढ़नी है। कैल्डर, हिक्स, कंपनसेशन क्राइटेरिया हो गई, ये होगा कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, यानी कि जो ग्रीन अकाउंटिंग है इसके बारे में आप पढ़ कर जाओगे। ये प्रतियोगिता जो दर्पण है उसमें मतलब कवर तो होगा, लेकिन ये आपको नेट से ही करना पड़ेगा। ISLM मॉडल, रिलेटिव इफेक्टिवनेस मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। देखिए IS क्या होता है, LM क्या होता है, आप सभी जानते हो कि IS डाउनवर्ड स्लोप होता है और जो LM होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। ये किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, जब IS और LM को आप एक साथ मर्ज कर देते हो तो यहाँ पर देखोगे कि अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है तब ब्याज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से मॉनेटरी LM की जब बात करते हो तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, IS की बात करते हो तो गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हो। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल को मैंने बिल्कुल 1 घंटे की वीडियो है, ये मैंने पूरा डिटेल में वहाँ पर कवर करवाएगा विद डायग्राम, तो यहाँ से आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल। थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल में 1-2 मैंने करवा दी है। उसके बाद में जितनी भी हिक्स की होगी, सैमुअल्सन की होगी, यहाँ पर हटरे की जो थ्योरी होगी और कैल्डर की होगी, इनका बेसिक आपको कर जाना है। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, जब आप बूम में होते हो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, तब कौन सी पॉलिसी को किस तरीके से आप लगाओगे, यानी कि 2 पॉलिसी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर किस तरीके की लगेगी, यहाँ पर किस तरीके की। अब देखिए उसके बाद है ये ग्रोथ आ जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर लुईस मॉडल हो गया, हैरड-डोमर मॉडल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्डर हो गया, सोलो हो गया, तो ये आपने करने। ये फिर स्टैटिक का पोर्शन आ जाएगा आपका पीजी लेवल पर कि रिग्रेशन के बारे में बात बताओ, ग्रोथ रेट क्या है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में आप जानोगे। एक सेकेंड, अब देखिए ये आपने देख ही लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए ये वाला टॉपिक है ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसको थोड़ा सा बस बेसिक कर लेना, वहाँ पर क्वेश्चन इतने सोल्व होने की भी संभावना। देखो जिसको मैथ आता है वो अच्छे से कर ले, लेकिन जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना समय बर्बाद ना करे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन क्या है, LPG की बात की हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आई थी, 1991 में आई थी, कौन सी गवर्नमेंट थी, क्या था, क्यों लाई गई थी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आप। एक्सटर्नल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स यानी कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं FDI से संबंधित, ये सारी आप करके जाओगे। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, देखिए जो वहाँ भी थी ये कंपेरेटिव थी,
तो वो वाली उसके बाद ये हेक्सारोलिन थ्योरम होगी, इसको भी मैंने बहुत डिटेल से करवाया तो एचओ थ्योरम को, तो ये भी आप करके जाओगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोलते हैं, 2009 से 14 की है। देखिए वैसे तो अभी आगे नई वाली भी है, लेकिन आपकी यहाँ पर सिलेबस में ये मेंशन है, तो थोड़ा सा करंट में जो है उसको भी पढ़कर जाना। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ट्रेड ऑफ एंड कंसेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एसडीजी है, इससे पहले क्या था, एक तरीके से एमडीजी थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो ये आप अच्छे से करके जाओगे, कौन सी रिपोर्ट थी, किसके तहत आई, क्यों आई, कितने इनमें टारगेट हैं, कितने गोल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद देखिए जो ये पार्ट एक आपका फोर्थ जो पार्ट है, इसके अंदर क्या है, एजुकेशनल के बारे में पूछा जाएगा, साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्म यानी कि आईटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपने वहाँ पर तैयार करके जाना है। ये आएगा लगभग आपका 30, यहाँ से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि 60 नंबर का ये रहने वाला। तो सबसे कम जो रहा है वो यही है, पीजी से जो आएगा, और सबसे ज़्यादा जो आएगा वो आपका सीनियर सेकेंडरी से आएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल से 55 क्वेश्चन आएंगे। तो अब ऐसी बात नहीं है कि अगर आप इनको छोड़ोगे ना, अगर आपने सोचते हो कि मैं ये 10 नंबर वाला छोड़ दूँ, तो ये लिंक है उन पहले वालों से ही। अगर आप पहले वाले को कवर कर लेते हो तो थोड़ा बहुत रहता है, वो अपने आप ही यहाँ से मतलब ऑटोमेटिक कवर हो जाता। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, देखिए फर्स्ट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इस लर्नर के बारे में जाननी है, टीचर के बारे में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या, स्कूल इफेक्टिवनेस इनकी किस तरीके से इफेक्टिव हो सकता है, डेवलपमेंट लर्नर यानी कि जो उसके विकास के लिए जो लर्नर होता है, कोग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, ये सारी इन चीज़ों के बारे में जानोगे। टीचिंग लर्निंग ये आपका वहीं से कवर हो जाता है, जो अब आप कहीं पर भी अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ आप ये पेडागोजी साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो वहीं से ये सारी चीज़ें कोई एक बुक आप फॉलो कर लेना, वहाँ से ये हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट लर्निंग क्या है, तो तीन टॉपिक यहाँ से आपको तैयार करके जाने हैं, जो कि आपके 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे 60 मार्क्स को। तो यहाँ तक आपने देख लिया इसी वीडियो को। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहाँ से क्या आता है और कहाँ से क्या नहीं आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक तरीके से डिमांड थी कि मैम आप सिलेबस को एक तरीके से मैं डिटेल में बताइएगा कि कहाँ से क्या आएगा और कहाँ से क्या नहीं आएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।